नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सौर ऊर्जा को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। सीएम धामी ने लिखा, हमारी डबल इंजन सरकार ने वर्ष 2025 में सौर ऊर्जा प्लांट के माध्यम से 2000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। यह कदम न केवल हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर में बनाए गए वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 17 करोड़ की लागत से बना चकरपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थानीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस नवनिर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। हमारे लिए बहुत अवसर है कि हमको मेजबानी का अवसर मिला है उत्तराखंड। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और 28 तारीख आने से पहले ही सब कुछ तैयारियां पूरी हो जाएंगी। 28 तारीख सीधा दनकपुर चलेंगे, जहां पर सीएम धामी संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लगातार प्रदेश विकास में आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में हमारा उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हमको राज्य के लिए अनेक योजनाएं मिल रही हैं। आज विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भारत का नीति आयोग होता है, वो हर राज्य की एक रैंकिंग तय करता है, एक इंडेक्स बनाता है कि विकास के ये पैमाने हैं। इन पैमानों पर भारतवर्ष के सभी राज्यों का आकलन होता है और उस आकलन में आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया, पहले नंबर पर आया। ये सब मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, मां शारदा मैया के आशीर्वाद से ये सब काम संभव हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य की बेरोजगारी दर को घटाना हो, उसमें भी 4.4% की कमी आई है। इसके साथ ही हमने आज निवेश के मामले में पूरे देश के हमारी गिनती 5 प्रमुख राज्यों में हो रही है। स्टार्टअप के क्षेत्र में जो रुल्ला जी आई थी, उनके दामाद आए के साथ मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं आप, तो कह रहे थे मैं स्टार्टअप चलाता हूं। तो आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ना, कौशल से जोड़ना, उत्पाद उद्योग से जोड़ना, भाइयों बहनों, उसमें भी हम जहां पहले अचीवर्स की श्रेणी में थे, आज हमारा नाम लीडर्स की श्रेणी में आ गया पूरे देश में। हमने पिछले वर्ष इन्वेस्टर समिट देहरादून में किया था और उस इन्वेस्टर समिट में 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू, आप सोचिए 3,54,000 करोड़ रुपए। एक और जहां निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं, वहीं जनता भी मतदान के लिए अपनी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए जनता टीवी के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता वार्ड नंबर 63 की गढ़वाली कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से निकाय चुनाव के लिए उनका मूड समझने का प्रयास किया। देखिए। जो समस्या वो है ना, इस वक्त निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। वहीं 23 जनवरी को मतदान होना और 25 जनवरी को
मतगणना होनी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी ने विजय हासिल की। यूं तो यदि मैं आपको बताऊं कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी ज्यादा मैदान में उतरे हैं, चाहे बात करें पार्षदों की या मेयरों की। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 63 गढ़वारी कॉलोनी में, जहां पर हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है, जिसे इनसे जानते हैं इनकी समस्याओं के विषय में कि इनकी क्या क्या प्रमुख समस्याएं रही है और पिछले पार्षद जो थे क्या इनके समस्याओं का निराकरण कर पाए। हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहते हैं कि पिछले पार्षद जो थे कितने आप उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से। भैया जब से वो पार्षद बने उन्होंने तो यहाँ एक बार भी नहीं देखा आके कि इस गली में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे खंबे की लाइट भी ना अंधेरा रहता है, हमारे घर के आगे लाइट तक नहीं लगवाते वो आके। रोड है हर जगह की बन गई, यहाँ की एक बार भी नहीं बनी रोड। तो रोड और पार्किंग की समस्या यहाँ पर मुख्य रूप से मौजूद थी। दूसरी महिला हमारे बीच मौजूद हैं। मैम, यहाँ पर किस प्रकार की समस्या से आप जूझ रही हैं, जो आप चाहते हैं कि इसके समस्या का निराकरण हो जाए? सर हमें तो यही है कि थोड़ा सड़क का होना चाहिए, सड़क की समस्या जो है वो सही होनी चाहिए हमारे मोहल्ले गली में। और पार्किंग की या लाइट की व्यवस्था किस प्रकार से? लाइट की होनी चाहिए, है नहीं इस समय लाइट की व्यवस्था नहीं है। नहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि यदि बात करें कि नाली की, गंदगी की, साफ सफाई की, तो किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था? वो तो कोई व्यवस्था नहीं है भैया, नाली वाली कुछ नहीं है। बोलते हैं कि बनेगी बनेगी मगर कोई नहीं बनती है नाली, कहते हैं बस कहते हैं, सिर्फ काम कुछ नहीं होते भैया। जब उनके आता है टाइम तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि भाई हमें वोट देना, हम ये काम करवाएंगे, मगर काम कुछ नहीं होता है। अब आपसे हम बात करते हैं कि यहाँ किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है। समस्याएं तो इतनी हैं कि क्या बताएं हम आपको, ठीक है नहीं, क्योंकि जो हमसे इससे पहले जो पार्षद हैं थे, अभी हैं, मतलब उन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ नहीं करा। शायद इनमें से आधी जनता उनकी शकल को भी नहीं जानती, ठीक है नहीं। पार्षद अगर जो हो, कम से कम हम तो बोलते हैं कुछ नहीं, सालों में एक बार तो आ जाए। अगर सालों में कोई भी पार्षद एक बार अपनी जनता से पूछने आ जाए तो कम से कम जनता को ये है कि भाई हमने जिसको वोट दिया वो सही जगह पे दिया। लेकिन यहाँ तो पार्षदों का देखने को तक नहीं होता। सफाई व्यवस्था एकदम खत्म हो रखी है, कोई नाली नहीं है, कोई स्वीपर नहीं है, कोई वैसे नगर निगम में जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है नगर निगम का, कोई व्यवस्था नहीं है। आप आए होंगे, आपने देखा होगा सड़कें गंदी पड़ी हैं, और खास करके उन्हें कहा जा रहा है जो सफाई कर्मचारी हैं, इन गलियों में मत जाना। तो बताइए कैसे कैसे विश्वास कर ले आज जनता की किसी को वोट दे या ना दे। बहुत बड़ी बात वार्ड नंबर 63 में रहने वाले लोगों ने कही कि यहाँ के पार्षदों ने मना कर दिया था कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आएंगे। वही हमारे साथ और मौजूद हैं कुछ महिलाएं, और बात करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं। मैम, किस प्रकार की समस्या से यहाँ आपको देखना पड़ रहा है, आप रह रहे हैं? 5 सालों से कोई सफाई तो यहाँ हुई नहीं, न झाड़ू वाले आते हैं कोई, और जैसे आप बोलते हैं कि हम सब कर देंगे लेकिन कुछ नहीं करते हो। आप युवा हैं, और क्या बोलते हो, किस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि युवाओं को यहाँ पर अवहेलना हो रही है, या युवाओं को साथ लेकर पार्षद चल रहे थे? बिल्कुल, हमें तो कुछ साधन नहीं मिला, ना कोई रोजगार मिला। प्लस जो सिस्टम 6 साल हो गए, ना कोई लाइट वाला आ रहा है, ना झाड़ू वाला आ रहा है, ना कोई काम वाला आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। झांकने तक नहीं आए, मतलब मुंह पे बोलता हूँ, हमारे सिस्टम परिजन में चल रहे ना, मैं मुंह बोलो, झांकने तक नहीं आए, देखने भी नहीं आए। पूरा इस बार आप किसको वोट देंगे? मैं तो साफ बोलता हूँ, इस बार हम जो निर्दलीय खड़े हैं उनको ही वोट देंगे। आइए बात करते हैं महिलाओं से कि इस बार आप प्रमुखता से किसको आप वोट देना चाह रही हैं? हम जो यहाँ काम करेंगे उन्हीं को देंगे वोट। बहुत अच्छी बात, इन्होंने कहा कि जो यहाँ काम करेंगे जो काम करेंगे, हाँ जी, हमारा भी यही है कि जो हमारे गांव के लिए काम करेंगे हम तो उसको वोट देंगे, बस सही है हमारा। आप किसको वोट देना चाहती हैं यहाँ? भाई जो काम करेगा उसी को ही दिया जाएगा वोट, जो हमें सुविधा देगा। तो जनता की यह मांग है कि जो यहाँ पर काम करेंगे वोट उन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पूर्व पार्षद के क्रियाकलाप से यहाँ की जनता बिल्कुल असंतुष्ट है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्षद यहाँ पर बनने के बाद वो एक बार भी इस जगह को देखने, इस क्षेत्र को देखने भी नहीं आए, इस वार्ड को देखने भी नहीं आए, और यहाँ तक कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों को भी यहाँ पर आने पर बंदिश लगा रखी थी। अब देखना यह है कि आने वाले 25 तारीख को जनता किसके सिर पर ताज रखती है और कौन विजय होता है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश राजानंद, जनता टीवी देहरादून।
वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में विकास का काम किया है, ऐसे में हमारी जीत तय है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, ऋषिकेश और उसके बाद मैं रुड़की अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो आज की स्थिति में महसूस कर रहा हूँ उसमें क्लीन स्वीप करने जा रही है। कोई भी स्थिति विकास को लेके बनती है। हम ये कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे उत्तराखंड पे रहा है, और हम तो एक ही बात कहा करते हैं कि मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है, उत्तराखंड वासियों के दिल में मोदी जी बसते हैं, और उसके अनेकों प्रमाण हमारे सामने हैं। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से इन निकायों में इस दौरान काम हुए, और संयोग से मैं शहरी विकास मंत्री होने के नाते ये बात बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि लगातार सफाई के मामलों में पुरस्कार मिलना हो, हर प्रकार से, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, साफ सफाई की बात हो, जो हमारे वेंडर्स हैं उनके लिए सुविधा प्रदान करनी हो, या ये कहें कि हमारे यहाँ जितने भी अन्य जो हमारे सीवरेज की बात हो, पेयजल की बात हो, आज निकायों में बहुत बड़ा काम इस दौरान हुआ है। विकासनगर में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में नेताओं के लगातार पार्टियों को छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बीना शर्मा के साथ कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता के बीजेपी में आने से बीजेपी को मजबूती मिली है। कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त ताकत मिली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हरपटपुर में बहुत ताकतवर थी। हर स्थिति में हम चुनाव जीतने जा रहे थे। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएसपी हरिद्वार ने साप्ताहिक परेड की सलामी ली। एसएसपी ने जवानों संग दौड़ लगाई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, एसएसपी के साथ जवानों में भारी जोश देखने को मिला। जवानों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए गए। ये बड़ी और अहम जानकारी, एसएसपी ने जवानों संग पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी हरिद्वार ने साप्ताहिक परेड की सलामी ली। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को तैयार किया है। जनता की मेहनत की कमाई से इस कॉलेज का निर्माण किया गया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार सही तरीके से अस्पताल को नहीं चला पा रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज स्टेट का, जो जनता की गाड़ी कमाई से हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने खड़ा किया, उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश की सरकार ने पीपीपी मोड में निजी हाथों में सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी न केवल इसकी निंदा करती है, हम राज्य की सरकार से मांग करते हैं कि ये करार निरस्त किया जाए। पीपीपी मोड में देने में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। हम चाहते हैं वो पूरा करार, वो पूरा एमओयू जिसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में दिया गया है, उसको सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए किन शर्तों पर दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्या राज्य की सरकार और राज्य का स्वास्थ्य महकमा राज्य की जनता को स्वयं स्वास्थ्य सेवाएं देने में अक्षम है, क्या वो देने में समर्थ नहीं है। राज्य की सरकार अगर तराई के जनपदों में
जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में समर्थ। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें सामने, जिसका सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। इस पवेलियन में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलेगी। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां से ये सीधी तस्वीरें सामने हैं। इस पवेलियन में सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलेगी। सीएम योगी ने इस पवेलियन का उद्घाटन किया है। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ तमाम अफसर मौजूद हैं। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान पहुंचे हैं। पवेलियन में सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलेगी और इस दौरान सीएम योगी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।